एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। विश्व इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा आज का टॉपिक है आर्थिक क्रांति। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न वेस्ट पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वाणिज्यवाद और व्यापारिक क्रांति को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो सेशन हो रहा है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इसका कंटेंट आपको इसी सेशन के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेशन हमारा लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। इससे पहले की क्लासेस भी हो चुकी है, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये विश्व इतिहास के अंतर्गत विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं वाला जो सेशन है ये 1453 से 1870 वाला, ये मोस्टली जो है बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत इसको कवर किया गया है मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों के द्वारा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां इसे आज भी पाश्चात्य विश्व के नाम से बीए फर्स्ट ईयर में कवर कर रही है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के हैं और आपके सिलेबस में विश्व इतिहास है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। सभी सेशन हमारे सर्च करा रही है, क्या सेशन पर बढ़ते हैं आगे। तो यदि आप नए छात्र हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपकी आवश्यकता के वो सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो यूट्यूब के अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको डिटेल में नहीं मिल पाते हैं, या आप ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बीए में जो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये सारी लिस्ट जो है बीए के ही सब्जेक्ट है। इनमें जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सर्च हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा वो, क्योंकि वहां पर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अलग अलग नाम से वहां पर दिए गए, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जाइएगा वहां पर, और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। और यदि सभी लेक्चर की लिंक और सभी नोट्स की लिंक एक ही स्थान पर यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आखिरी में सेशन के आखिरी में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, तो उस नंबर पर आप जो है रिक्वायरमेंट करके और वहां पर भी नोट्स और लिंक प्राप्त कर सकते हैं वहां से भी। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा ताकि आपकी यात्रा, एग्जाम वाली यात्रा बहुत इजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यदि आप जानते हैं, यदि प्रॉपर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर सेशन लेता हूं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यापारिक क्रांति की या वाणिज्यवाद की। क्लियर है? इसके बाद में एक सेशन आपका और होगा जिसमें हम बात करेंगे उपनिवेशवाद की। कल वाले सेशन उपनिवेशवाद के बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये पूरा सिलेबस है आपका 5वीं यूनिट तक का। ठीक है ना? तो जो भी आपके सिलेबस है इसको मैच जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट दैट मींस क्या होता है कि जो भी इसको चेंज नहीं किया गया है अभी तक, गलत बात है। यहां पर लिखेंगे हम वाणिज्यवाद। ठीक है ना? वाणिज्यवाद, यहां वाणिज्यवाद आएगा, मर्केंटिलिज्म। तो टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि इस पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाणिज्यवाद क्या होता है, इसकी व्याख्या पर बात करेंगे, अर्थ पर बात करेंगे, परिचय पर बात करेंगे या अभिप्राय पर बात करेंगे। ये सारे पॉइंट एक ही होते हैं, भटकिएगा मत। मीनिंग ऑफ द मर्केंटिलिज्म। क्लियर? उसके बाद में हम बात करने वाले हैं वाणिज्यवाद के उदय के कारण। उदय के कारण, काउसेस ऑफ राइज ऑफ द मर्केंटिलिज्म। इसके बाद में थर्ड पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे वाणिज्यवाद के महत्व के बारे में, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था या क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे वाणिज्यवाद के पतन के कारण। क्योंकि वाणिज्यवाद जो है डाउनफॉल हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन क्या थे, डिक्लाइन होने के पीछे के रीजन क्या थे, पतन के पीछे कारण क्या थे। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा जो है आज का ये सेशन कंप्लीट होगा, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है ना? और ये जो पॉइंट दिए गए हैं, हर पॉइंट पर सेपरेटली प्रश्न एग्जाम में बनता भी है, बन भी सकता है, याद रखिएगा। तो कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको हमारे मॉडल पेपर को फॉलो करना चाहिए। और चूंकि मॉडल पेपर में हर सब्जेक्ट का देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, इसका भी मॉडल पेपर 2024 का मैं दे चुका हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक से संबंधित 2 प्रश्न मैं दे रहा हूं। इन 2 प्रश्न के आंसर भी आपको जो है आज के इस टॉपिक में ही मिलने वाले हैं। वाणिज्यवाद से क्या अभिप्राय है, इसके उदय के कारणों पर प्रकाश डालते हुए वाणिज्यवादी विचारकों का उल्लेख कीजिए। 3 टर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है।
ठीक है, वाणिज्यवाद क्या होता है, वाणिज्यवाद के उदय के कारण और वाणिज्यवादी विचारकों के बारे में। इसके बाद सेकंड प्रश्न बोलता है वाणिज्यवादियों के प्रमुख समान आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालिए, कि उन विचारकों के या उन विद्वानों के बारे में चर्चा करना है जिनके आर्थिक विचार एक समान रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद में इसके महत्व और पतन के कारण बताइए। अथवा में दिया गया है वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसका महत्व बताइए। क्लियर है। तो जहां जहां पर मैंने मार्क किया है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, इन सभी कॉन्सेप्ट का आंसर आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। निश्चित रूप से एंड तक बस फोकस बना करके सेशन में बैठे रहिएगा। आपको हिंदी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दोनों का ही काम आज के सेशन से बन जाएगा। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाणिज्यवाद एक्चुअल में क्या होता है, या इसकी व्याख्या की हम बात कर लेते हैं। मर्केंटिलिज्म क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, इसको थ्योरेटिकल रूप में भी हम समझेंगे और व्यवहारिक रूप से भी समझेंगे। दो पक्ष इसलिए कि व्यवहारिक रूप से समझना मतलब ये कि अपने अंदर उसको उतार लेना, ताकि हम अंतिम रूप तक भूले नहीं, बिल्कुल अंतिम स्टेप तक भी ना भूलें इसको। तो कब नहीं भूल पाते, जब हम उस टॉपिक को व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं। और एक थ्योरेटिकल रूप से भी समझना बहुत जरूरी है, उसकी प्रोफेशनलिटी के साथ में समझना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम व्यवहारिक भाषा को नहीं लिख सकते। उसको लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए, और उस प्रॉपर लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए ही मैं आपको ये कंटेंट देता हूं, ताकि आप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में इसका रिवीजन लगाएं और एग्जाम के 2-3 दिन पहले से इसका रिवीजन लगाना चालू कर दें। ठीक है ना। हर टॉपिक के नोट्स देता हूं मैं आप लोगों को। तो हाँ, थोड़ी सा ये है, चेंजेस ये है कि पहले सिर्फ हिंदी में मिलते थे, अब इंग्लिश में भी मिल रहे हैं। तो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को के लिए भी सेशन इजी हो रहा है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। आइए शुरू करते हैं। वाणिज्यवाद, चूंकि पहले हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट के साथ ही साथ में हम इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझते हुए चलेंगे, ताकि सेशन जो है अनावश्यक रूप से जरूर से ज्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए, वाणिज्यवाद क्या होता है। मुख्य प्रश्न ये है कि भाई वाणिज्यवाद क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका परिचय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो मीनिंग ऑफ मर्केंटिलिज्म, एक ही लाइन आ रही है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वाणिज्यवाद चूंकि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी देश अन्य देशों के साथ में क्या करता है, व्यापार करता है। क्या करता है, व्यापार करता है। ध्यान सुनना, पूरी कड़ियों से कड़ी जोड़ रहा हूं मैं। वाणिज्यवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है और उस व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है। वो धन इकट्ठा करने के अलावा उसकी जो व्यापार की नीति होती है, उसमें सबसे मुख्य पॉलिसी होती है कि हम आयात कम करें और निर्यात ज्यादा करें। आयात और निर्यात का मतलब क्या हो, आयात दैट मीन्स कि बाहर के देशों से माल खरीदना, और निर्यात दैट मीन्स कि अपने देश के माल को दूसरे देशों में बेचना मतलब निर्यात, आयात दैट मीन्स खरीदना। बात समझ आई। तो यहां पर वाणिज्यवाद का सिंपल सा अर्थ यह लगाया गया है कि जब कोई देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हुए धन इकट्ठा करना अपना उद्देश्य बना ले और अपनी नीति में सर्वोपरि नीति बना ले कि आयात कम करना है और निर्यात ज्यादा करना है, और साथ ही साथ में सोने और कीमती धातुओं के भंडार में अपने यहां वृद्धि कर ले। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 बातों को बस आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। 3 बातें याद है तो वाणिज्यवाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। कौन कौन सी 3 बातें। पहली कि दूसरे देशों के साथ व्यापार कर, दूसरे देशों के साथ, याद रखिएगा, एक देश के अंदर नहीं चलेगा ये चीजें। वाणिज्यवाद एक देश के अंदर नहीं कहलाएगी, दूसरे देशों के साथ। तो जब कोई देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करते समय धन इकट्ठा करे, आयात की जगह निर्यात ज्यादा करे, और सोने चांदी और ऐसी ही कीमती धातुओं को अपने यहां पर इकट्ठा कर ले, इस तरह की नीति जब वो फॉलो करता है तो इसको ही हम वाणिज्यवाद कहते हैं। बात समझ आई। अब ये जो वाणिज्यवाद प्रणाली है ना, ये कोई नई प्रणाली नहीं थी, बल्कि ये एक पुरानी प्रणाली थी, परंपरागत प्रणाली मानी जाती है ये। क्लियर है। तो मर्केंटिलिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी एक कंट्री एक्यूमुलेट वेल्थ थ्रू द ट्रेड विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ में ट्रेड करते समय ध्यान रखता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, एक्सपोर्ट मोर देन इट इंपोर्ट्स, खरीदने के स्थान पर बेचेगा अधिक।
बात समझ आ रही। और गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं उनको रिजर्व करने का प्रयास करेगा अधिकतम रूप से। इसी को हम वाणिज्यवाद के नाम से जानेंगे। अन्य शब्दों में समझिए, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वाणिज्यवाद जो है वैसे तो विश्व प्रसिद्ध शब्द है वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म, पूरी दुनिया समझती है इसको, लेकिन फिर भी अलग अलग देशों में, कुछ अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सिर्फ 3 देश आपको याद रखना है, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड। कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड। फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद कहा जाता है। कोलबर्टवाद क्या था ये मैं आगे समझाने वाला हूं। कोलबर्टवाद का फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद कहा जाता है। वहीं जर्मनी में इसको कैमरालिनवाद कहा जाता है। तो इंग्लैंड में इसे व्यापारवाद या वणिकवाद के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, फ्रांस के, जर्मनी का और इंग्लैंड का। क्लियर है? चलिए यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस वाणिज्यवाद को समझाने के लिए एक बहुत सुप्रसिद्ध परिभाषा जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, और वो परिभाषा दी गई है प्रोफेसर हेने साहब ने। और इन्होंने कहा है, इनकी परिभाषा ध्यान सुनिएगा, परिभाषा क्या कहा इन्होंने कि वाणिज्यवाद से आसे उस विचारधारा से है। किससे? उस विचारधारा से है जो कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, इस समय में जो पॉलिटिशियन थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उनको यह विचारधारा सबसे ज्यादा प्रिय रही। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आसान शब्दों में, हेने साहब ने कहा है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में जो विचारधारा थी, जिसे राजनीतिज्ञों द्वारा पसंद किया जाता था, उसे ही वाणिज्यवाद कहा गया है। किसके द्वारा? राजनीतिज्ञों के द्वारा। अब राजनीतिज्ञों के साथ में हम अगर सामान्य अर्थ की बात करेंगे तो राजनीतिज्ञों के साथ में इसमें व्यापारी वर्ग और जोड़ दीजिएगा। बात समझ आ रही ना? लेकिन जो भी डेफिनेशन होती है ना, उसको हूबहू रखना होता है, हूबहू रखना होता है। बात समझ आ रही? यहां तक का समझ आया ना मैटर? तो आगे भी कंप्लीटली समझ आ गया। याद रखिएगा, पहली स्लाइड पर सबसे ज्यादा समय देता हूं मैं, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि सबसे मेन जो कंटेंट होता है ना, वो पहली स्लाइड में ही होता है। उसके बाद तो धड़ाधड़ चलेगा, सेशन ही स्पीड से खींचेगा। चलिए, तो पहले इसका अर्थ हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, अभी तक आपने क्या समझा? वाणिज्यवाद क्या होता है? भाई, ट्रेड करते समय, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते समय सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को इकट्ठा करना, धन एकत्रित करना, ठीक है ना, आयात के स्थान पर निर्यात ज्यादा करना, यही जो है वाणिज्यवाद होता है। ठीक है, ये बात समझ आई। जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके बाद में प्रोफेसर हेने साहब की परिभाषा आप लोगों ने देखी। अब आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से अगर हम इन सभी कंटेंट का या वाणिज्यवाद की परिस्थितियों का अगर हम परीक्षण करें, एग्जामिन करें, तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ आती है कि उस समय के राजाओं के द्वारा और जो व्यावसायिक वर्ग था, आगे ना बात, राजा मतलब कि पॉलिटिशियन, और व्यावसायिक वर्ग, तो राजा और व्यापारी या व्यावसायिक वर्ग जो था, इनको एक बहुत ही दृढ़ विश्वास था एक बात पर, और वो बात ये थी कि इनका ये मानना था कि केवल सोने चांदी के भंडार से ही देश को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ये बात स्पष्ट होती है किससे? एनालाइज करने से। क्या स्पष्ट होता है? रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कैन कंट्री बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ठीक है, तो सोना चांदी का भंडार इकट्ठा कर लेने से क्या होगा? उस देश की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, विश्व में सर्वोपरि बन सकता है वो राष्ट्र, यदि जो राष्ट्र जितना सोना चांदी या कीमती धातुएं इकट्ठी करेगा। यह विश्वास था राजाओं का और व्यावसायिक वर्ग का जो व्यापार करते थे। तो ये सोना चांदी इकट्ठा करने के उद्देश्य से, अर्थात कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश ने यह व्यापारिक नियम बनाया। और एक बात और ध्यान रहे कि ये जो धारणा चली थी ना, सोना चांदी इकट्ठा करना, निर्यात, आयात के स्थान पर निर्यात ज्यादा करना, ये किसी एक देश में धारणा नहीं चली थी, बल्कि ये विचारधारा पूरे विश्व में फैल चुकी थी, पूरे विश्व में फैल चुकी थी। कुछ देश इसके अपवाद है जहां पर आज तक भी विकास नहीं हो पाया, लेकिन जिन देशों में वाणिज्यवाद की धारणा प्रचलित हुई, उसमें हर जगह यही धारणा चल चुकी थी। तो इसी दौड़ में हर एक देश, विश्व का हर एक देश लग चुका था, जहां जहां वाणिज्यवाद की धारणा पहुंची थी। तो इस अवधारणा में या इस धारा में सभी देशों ने यह नियम बना लिया अपना कि आयात के अनुपात में निर्यात हम सबसे ज्यादा करेंगे।
हम खरीदेंगे कम और बेचेंगे ज्यादा। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक सोना और चांदी हमको प्राप्त हो सकेंगे, या सोना चांदी के जो हमारे भंडार है वो हाई हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो पाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट शुड बी हायर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट शुड बी हायर देन इंपोर्ट्स। सॉरी यार, ओके। तो कहा जा सकता है कि व्यापार एवं उद्योग को नियमित कर सोना और चांदी प्राप्त करने की नीति ही वाणिज्यवाद कहलाती थी। सिंपल शब्दों में ये एंड में देखिए आप इसको क्या कहा गया है कि व्यापार और उद्योग को मैनेज करना है। सबसे पहले तो व्यापार और उद्योग को मैनेज करना है उस देश में, और मैनेज करते हुए सोना चांदी पर फोकस करना है, उसका भंडार हमें बढ़ाना होगा। तो द पॉलिसी ऑफ ऑब्टेनिंग गोल्ड एंड सिल्वर बाय रेगुलेटिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाज मर्केंटिलिज्म, और यही नीति क्या कहलाई, वाणिज्यवाद कहलाई। दोस्तों बताइए क्या स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझ आया आप लोगों को? अगर ये अर्थ समझ आ गया ना तो आगे आपकी गाड़ी बिल्कुल अटकेगी भी नहीं, स्पीड से दौड़ेगी। बस शर्त ये है कि इसका अभिप्राय समझ आना चाहिए आपको कि वाणिज्यवाद एक्चुअल में क्या है। अगर ये स्पष्ट रूप से समझ आया है, जिन दोस्तों को समझ नहीं आया, किसी किसी को दिक्कत आती है, मैं समझता हूं इस चीज को, किसी किसी को दिक्कत आती है, जिसको समझ नहीं आया है वो कृपया करके मेरे कहने पर एक बार इस सेशन को फिर से शुरू से लगा लें और पूरे फोकस होकर के इसका अभिप्राय वाला पार्ट एक बार ठीक से देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना। अगर 100% ये समझ आया ना तो ही आगे बढ़ना, अन्यथा फिर से एक बार सेशन को रिपीट करिए, यहीं से रिपीट करके फिर से लगाइए और उसके बाद में आगे का पार्ट देखना, आगे कोई कंफ्यूजन होने वाली है। अब बाकी सब इसी पार्ट चलने वाले हैं अगर ये समझ आया तो। अब जिस वाणिज्यवाद की हमने बात की है, मर्केंटिलिज्म की बात की है, अब हम कुछ देखने वाले हैं कि मर्केंटिलिज्म अचानक से क्यों आया। क्या ये शुरू से था? तो ये तो हमको पता है कि नहीं, वाणिज्यवाद शुरू से नहीं था, ये मध्यकाल के समय में आया। हमने इसके अभिप्राय में देखा ना 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में इस प्रकार की विचारधारा चली थी, जब पॉलिटिशियंस इसको पसंद करने लगे थे। ये हमने हेने साहब की परिभाषा में देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो उस परिभाषा से हमें यह तो स्पष्ट हो गया था कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय था, मतलब कि वाणिज्यवाद शुरू से नहीं था, बाद में आया। तो कैसे आ गया, अचानक क्या हुआ, क्यों आया? तो वो क्यों आया, अचानक क्या हुआ, उसके रीजन यहां पर आपको मिलने वाले, कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। भाई वाणिज्यवाद अचानक से नहीं आया, उसके आने के पीछे कोई बहुत सारे कुछ कारण थे। उन बहुत सारों में जो इंपॉर्टेंट कारण थे वो ये 4 कारण थे इंपॉर्टेंट, इनकी वजह से वाणिज्यवाद आकर के खड़ा हुआ। बात समझ आई? क्या कारण था? सबसे पहला तो कारण था कि यूरोप में रेनेसा की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आप लोगों को पुनर्जागरण क्या होता है। भाई पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण ने सामान्य बुद्धिजीवियों, मतलब सामान्य जो मनुष्य थे उनकी बुद्धि को भी झकझोर दिया, उनको जगा दिया, उनमें एक नई चेतना का संचार कर दिया, जिससे क्या हुआ, अब वो वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करने लगे, एनालाइज करने लगे, हर चीज को तर्क के आधार पर, हर चीज को तर्क के आधार पर लेने लगे, लॉजिक के आधार पर लेने लगे, है ना। तो इससे क्या हुआ, वाणिज्यवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण था धर्म सुधार आंदोलन। भाई कैसे? अरे धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ विश्व के कई सारे देशों में, यूरोप के कई देशों में जब धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ तो धर्म सुधार आंदोलन की वजह से धार्मिक रूप से सुधार आने लगा उस देश में। अब वो क्या बुराइयां थी धर्म में जिनमें सुधार आया, तो वो भी हम अंदर देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट को पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, इन्होंने भी, इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन ने भी वाणिज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे निभाई, तो एक एक पॉइंट को हम जरा डिस्कस करते हैं अंदर चल के, एक एक को थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड से करेंगे। पुनर्जागरण की अगर हम बात करें सामान्य तौर पर, तो वाणिज्यवाद के उदय के पीछे ये बहुत बड़ा उत्तरदायी था, बहुत बड़ा हाथ था इसका, पुनर्जागरण का, वाणिज्यवाद के उदय में। क्यों था ऐसा? वाणिज्यवाद कब आया था दोस्तों? अरे मध्य युग और मध्य युग की शुरुआत में आया था पुनर्जागरण। प्राचीन युग और मध्य युग के बीच का जो खाली स्पेस रहता है ना, वो खाली स्पेस में पुनर्जागरण हो रहा था। तो पुनर्जागरण जब आया
तो पुनर्जागरण आने के बाद में मध्य युग आता है, और मध्य युग की जब समाप्ति होती है तो पुनर्जागरण के कारण मनुष्य में एक नई चेतना का संचार होता है, उसकी बुद्धि जागती है, बुद्धि एकदम उसकी सचेत हो जाती है, और अब वो हर बात को लॉजिक पर लेने लगा था। आंखें मूंद करके हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो जो भी सुनता था उसे एग्जामिन करता था, उसका परीक्षण करता था, उसके बाद उस बात से सहमत होना या ना होना तय करता था। यह था पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण ने मनुष्य में नई चेतना का संचार कर दिया, जिसके कारण वह भौतिक जीवन को समझने में सक्षम हो गया, और उस भौतिक जीवन के प्रति उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी थी, जिन्होंने शीघ्र ही व्यापक आर्थिक परिवर्तन का क्रम ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य ने तार्किक रूप से अब हर चीज को समझना प्रारंभ किया। भौतिक युग में उसने एंट्री की। पहले आध्यात्मिक जीवन जी रहा था वो, अब भौतिक जीवन को समझने लगा, विभिन्न आवश्यकताओं की आवश्यकता महसूस होने लगी उसको। वैसे ही उसने उन भौतिक साधनों की आवश्यकता की और अपना ध्यान आकर्षित किया। वैसे ही आर्थिक जगत में भूचाल आ गया, क्रांति आई, और आर्थिक जगत में जब कोई हलचल होगी तो क्या होगा? वाणिज्यवाद का उदय होगा। बात समझ आई ना? वाणिज्यवाद का उदय होगा। इसके अलावा बात करें धर्म सुधार आंदोलन की, तो ये सारी घटनाएं मध्य युग के समय की, याद रखिएगा। मध्य युग के प्रारंभ से लेकर मध्य युग के एंड तक की घटनाएं हैं सब के सब। तो मध्य युग में क्या था? धर्म के आधार की अगर बात करें तो मध्य युग में विशेष रूप से यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में जो चर्च हुआ करते थे, चर्च के जो प्रधान अधिकारी हुआ करते थे, जिसे हम पोप कहते थे, तो पोप, उसके अलावा चर्च के जो दूसरे पदाधिकारी थे, वो लोग भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो चुके थे कि पूरी धार्मिक व्यवस्था चरमरा उठी थी। सिर्फ धार्मिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश चरमरा रहा था, उसकी संपूर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी। क्यों? क्योंकि उन देशों में राजा तो हुआ करता था, लेकिन वो राजा भी इस पोप के अंडर काम करता था, इस पोप के प्रभाव में काम करता था, चर्च के प्रभाव में काम करता था। राजनीतिक प्रभाव पोप का अत्यधिक हुआ करता था, यहां तक कि उस राजा के नियम भी चर्च के द्वारा निर्धारित होते थे। तो ऐसे में पोप या चर्च के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी फलाने ढिमका भरे हुए थे, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और भौतिक सुख सुविधाओं में इस प्रकार लिप्त हुए कि उनको सारी अच्छाइयों पर पट्टी बंध गई, उनकी आंखों पर कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। तो इस तरह से पूरे यूरोप में जो है धार्मिक अंधविश्वास की धारणा की लहर चल पड़ी थी। तो इस लहर का चलना और पुनर्जागरण का होना, पुनर्जागरण से मनुष्य की चेतना का जागना, जिससे अब वो क्या करने लगे थे? धार्मिक अंधविश्वास पे आंखें मूंद करके विश्वास नहीं कर रहे थे, और अब वो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने लगे थे, जिससे उनको उस चर्च की बुराइयां नजर आने लगी जनता को। और जैसे ही चर्च की बुराइयां जनता को नजर आई, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया चर्च के विरुद्ध, और उसी आंदोलन को नाम दिया गया धर्म सुधार आंदोलन। की भैया धर्म को सुधार लो, अंततः नहीं तो धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। ये जनता का आह्वान था। इस धर्म सुधार आंदोलन में व्यापारिक वर्ग ने भी भरपले साथ दिया और राजाओं ने भी खूब साथ दिया। क्यों? क्योंकि राजा भी पोप के नियंत्रण में काम कर रहा था और व्यापारी लोग भी परेशान थे चर्च से, इन्हें खूब साथ दिया, तो खूब अच्छे से चला और यह सफल भी रहा आंदोलन। तो इस कारण से क्या हुआ? धार्मिक बुराइयां समाप्त हुई, राजा के हाथ में शक्ति आई, आर्थिक रूप से वृद्धि होने लगी, आर्थिक विकास होने लगा देश का, और आर्थिक जैसे विकास होने लगा तो व्यापारी वर्ग को छूट मिल गई और वाणिज्यवाद के उदय के कारण बनाई। बात समझ आई ना? तीसरे कारण की बात करें तो आर्थिक स्थिति। अब इतनी बात तो आप समझ चुके हैं यार, पुनर्जागरण आया तो धर्म सुधार हुआ, धर्म सुधार हुआ तो अब देश की आर्थिक व्यवस्था में अब कुछ ना कुछ हलचल होगी, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगेंगे, और जब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगेंगे तो उनका दूसरे देशों से संपर्क बढ़ेगा, दूसरे देशों के साथ में उनका व्यापार बढ़ेगा, और जैसे ही कोई देश दूसरे देशों से व्यापार करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि नहीं होगी?
ठीक है, नए नए जो भी खान या देश बैंक वगैरह होती उनका विकास होगा उस देश में। तो इस तरह की जो परिस्थितियां आई, कौन सी, आर्थिक जगत में हलचल करने वाली जो परिस्थितियां आई, उन्होंने भी वाणिज्यवाद के मार्ग को एक तरह से साफ कर दिया, उस रास्ते को साफ कर दिया और व्यापारी वर्ग को चलने की अनुमति देती उस मार्ग पर, और कहा कि आइए वाणिज्यवाद की शुरुआत कीजिए। क्लियर है। इसके बाद में चौथा कारण था आपका राजनीतिक कारण, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति, अभी आपने अभी धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत देखा कि धर्म सुधार हुआ तो उसमें दो लोगों ने, दो पक्ष ने विशेष रूप से उसमें साथ दिया था, दो वर्गों ने। कौन कौन ने? राजा वर्ग ने, राजा ने, और व्यापारी वर्ग ने। क्यों दिया था ये मैं समझा चुका हूं आपको, क्योंकि वो पोप या चर्च से बहुत परेशान हो चुके थे। उनकी अनावश्यक जो नीतियां थी जो थोपी गई थी राजा पर भी और व्यापारी वर्ग पर भी, उससे वो बहुत परेशान हो चुके थे। ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते थे, और ये काम किसने सफल कर दिया? धर्म सुधार आंदोलन ने सफल कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन चला तो राजनीतिक शक्ति अब राजा के हाथ में आ चुकी थी, चर्च का प्रभाव समाप्त हो चुका था। मध्य युग तक तो यही रहा कि राजनीति पर चर्च का प्रभाव था, लेकिन अब वो हट चुका था। अब हटने से राजा के हाथ में संपूर्ण शक्ति आ गई। अब राजा के हाथ में शक्ति आएगी तो भाई वो तो राज्य के विकास के लिए कार्य करेगा कि नहीं करेगा ना। कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र जो संप्रभु राष्ट्र होगा वह अपने राष्ट्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा। सो राजाओं ने भी किया। तो जब उसने देश के विकास के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया राजाओं ने, तो आर्थिक जगत में हलचल होगी। जब आर्थिक जगत में हलचल होगी तो वाणिज्यवाद का उदय डेफिनेटली है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। तो मैकियावेली ने अपनी किताब में, किताब का नाम था द प्रिंस। इस किताब में राजा की शक्ति को सर्वोपरि माना। ध्यान सुनिएगा, मैकियावेली ने किताब लिखी थी द प्रिंस नाम से। उसमें उसने कहा कि राजा की जो शक्ति है वह सर्वोपरि है। वो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लिख करके एक बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि उस राज्य में, उस देश में जितनी भी शक्तियां हैं सबकी सब राजा के अधीन होनी चाहिए। इन दिस बुक, कौन सी? द प्रिंस, मैकियावेली कंसिडर्ड द पावर ऑफ द किंग टू बी सुप्रीम एंड मेड इट क्लियर दैट अदर पावर मस्ट ऑल्सो बाउ अंडर द पावर ऑफ द किंग। किंग की पावर, किंग के अंडर में सारी पावर होगी, चाहे कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति होगा, राजा से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तो इन सभी विचारों के कारण ही वाणिज्यवाद का उदय हुआ। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वाणिज्यवाद के महत्व की। इंपोर्टेंस क्या है भाई इसका? छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम, मात्र एक स्लाइड ही है, कॉन्सेप्ट की तरह समझ लीजिए। इसका महत्व क्या रहा? तो उद्योग धंधों को अच्छा खासा लाभ हुआ, है ना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ समझा चुका हूं आपको। बेनिफिट टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है। उद्योग धंधों को लाभ पहुंचा, कैसे पहुंचा ये लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। आगे में कुछ और भी है बात करने के लिए, इसलिए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ किसके कारण? वाणिज्यवाद के कारण। इसके बाद में मुद्रा विनिमय और धन संग्रह का साधन कौन बना? वाणिज्यवाद बना। तो ये तीन विशेष रूप से इसके महत्व रहे हैं। तीन महत्व आप मात्र इनको देख लीजिएगा। आखिरी में पीडीएफ डाउनलोड करके इसको शांति से पढ़िएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। तो वाणिज्यवाद के पतन के कारण, वाणिज्यवाद आया और चला भी गया, उसका पतन भी हुआ। क्यों हुआ पतन? क्योंकि आया तो अच्छाई तो लेकर आया था, आर्थिक जगत में वृद्धि तो लेकर आया, लेकिन उस अच्छाई के या आर्थिक वृद्धि के साथ ही साथ में यह कुछ बुराइयां भी लेकर के आया था, और वही बुराइयां वाणिज्यवाद के डूबने का कारण बनी। उनमें पहला, इसको डुबाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ कह सकते हो, सबसे पहला हाथ कहो तो एडम स्मिथ साहब का हाथ है। क्योंकि एडम स्मिथ साहब के जो विचार रहे हैं, उन विचारों के कारण वाणिज्यवाद के पतन का मार्ग खुल गया था। आगे हम बात करने वाले हैं विस्तार से कौन किस प्रकार के विचार थे इनके। इसके बाद में फ्रांस में कोलबर्ट का विरोध हुआ। कोलबर्ट कुछ और नहीं दोस्तों, मैं चल आगे अब बात करेंगे, इसमें यहां कंफ्यूज नहीं करूंगा। कोलबर्ट ऐसा समझ लीजिए कि फ्रांस का वाणिज्यवाद था ये,
कोलबर्ट क्या था? फ्रांस का वाणिज्यवाद था। प्रारंभ में पढ़ा था ना आप लोगों ने, मैंने बताया था ना कि फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के अलग अलग नामों पे पुकारा जाता है वाणिज्यवाद। ठीक है, तो फ्रांस में कोलबर्ट या कोलबर्टवाद, तो फ्रांस में कोलबर्टवाद का विरोध हुआ, मतलब कि वाणिज्यवाद का विरोध हुआ, ये भी एक पतन का कारण रहा। तीसरा, कृषि का पतन होना प्रमुख कारण था। चौथा, स्वर्ण चांदी को अत्यधिक महत्व देना इसका प्रमुख कारण था। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट है। स्वतंत्र व्यापार की नीति, समय के अनुसार इसकी आवश्यकता बढ़ने लगी थी, मतलब स्वतंत्र व्यापार की नीति को महत्व देना, स्वतंत्र व्यापार की नीति की आवश्यकता, ये 5 विशेष कारण रहे हैं किसके? वाणिज्यवाद के पतन के। आइए एक एक करके इनको समझना प्रारंभ करते हैं, एक एक को समझते हैं ध्यान से। यहां तक तो समझ आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है ना? कमेंट करके बता दे मुझे आप लोग। यार देखिए, मेरे सेशन थोड़े लंबे जरूर होते हैं, लेकिन मैं जब तक स्पष्ट और क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं जाता नहीं हूं। मेरी स्थिति आदत यही है, आप मेरे किसी भी सब्जेक्ट के सेशन उठा करके देख लीजिए, सेशन लंबे ही चलते हैं मेरे। तो अगर शॉर्ट में पढ़ने के लिए अगर आए हो ना, तो यार दोस्तों माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, शॉर्ट क्लासेस में नहीं दे पाता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी, क्योंकि जो भी टॉपिक लेकर के आता हूँ मैं, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा ना तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं। तो मुझे पता नहीं, जब तक मैं ही संतुष्ट नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला संतुष्ट नहीं होगा, तो स्टूडेंट संतुष्ट कहां से हो जाएगा, कहां से समझ जाएगा यार? 10-15 मिनट की क्लासेस लेकर के आकर के क्या कर लोगे? यूट्यूब पे भरी पड़ी है ऐसी क्लासेस। शायद आपको अगर संतुष्टि उससे मिलती हो, आपकी आत्मा की तृप्ति हो जाती हो, बुद्धि की तृप्ति हो जाती हो, तो बिल्कुल यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस ऐसी है जो आपको 5-5-10 मिनट की क्लासेस देती है, वहां से भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन डिटेल में पढ़ने की अगर आकांक्षा रखते हो आप लोग, वो लालसा है आपको ज्ञान प्राप्ति की, तो बिल्कुल आप इस सेशन पर रुक सकते हैं। डिटेल में विस्तार से ही पढ़ने को मिलेगा जो भी टॉपिक, ठीक है ना? तो जैसे ही लोधा जी क्लासेस की लिंक आपकी यूट्यूब पर जैसे घंटी बजे, उसे क्लिक तभी करो जब आपके पास समय हो पूरा देखने का। समझ रहे हो ना? समय देना पड़ेगा। अगर सीखने आए हो ना तो समय देना पड़ेगा। तो मैं तैयार हूं सिखाने के लिए, तो आप लोगों को समय देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पतन के कारणों में कौन कौन शामिल थे। तो सबसे पहले तो सामने आए स्मिथ साहब। क्या कहा गया देखिए, स्मिथ साहब का वाणिज्यवाद के पतन में सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि स्मिथ साहब ने किताब लिखी। अब चूंकि ये विचारक हैं, ये वो विद्वान है जिनकी ताकत तलवार में नहीं पेन में हुआ करती थी। इन्होंने अपना पेन वाली तलवार निकाली और किताब पर चलाना चालू किया और एक किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या लिखा? वेल्थ ऑफ नेशंस। और उस किताब में स्मिथ साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि किसी राज्य को हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी राज्य को हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हस्तक्षेप ना करने की नीति का प्रसार किया। तो उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया, अतः वाणिज्यवाद के पतन का द्वार खोल दिया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर ये हस्तक्षेप की नीति क्या है? तो सुनिए, हस्तक्षेप की नीति का मतलब ये कि जब वाणिज्यवाद आया तो क्या हुआ? देश में सरकार ने लोगों पर हस्तक्षेप की नीति लागू कर दी। मतलब कि व्यापार कैसे होगा, कितना होगा, कौन करेगा, यह निर्धारित करने का काम सरकार ने अर्थात राजा ने अपने पास ले लिया। तो कोई व्यक्ति यदि व्यापार करना चाहेगा तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, और हर एक स्टेप पर अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती थी। किस वस्तु का दाम क्या होगा, किस दाम पर निर्यात करना है, किस दाम पर आयात करना है, हर एक स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप था। लेकिन यहां पर स्मिथ साहब ने कहा कि यह गलत है। किसी देश को वास्तविक रूप से यदि विकास करना है तो वहां की जनता का स्वतंत्र होना जरूरी है, और वहां के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति लागू नहीं होनी चाहिए, तभी कोई देश विकास कर सकता है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किताब आज भी अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें साहब की इस वेल्थ ऑफ नेशन किताब में जो ये विचार दिया गया हस्तक्षेप ना करने की नीति का,
यह विचार वाणिज्यवाद के पतन का सबसे पहला कारण बना। उसके बाद में आता है फ्रांस में कोलबर्ट का विरोध। तो कोलबर्ट, पहले तो आप इसकी कहानी सुनिए। कोलबर्ट एक्चुअल में एक ऐसे अधिकारी का नाम था, राज्य अधिकारी का नाम था, जो फ्रांस के राजा लुई 14वें के सलाहकारों में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। तो उसने लुई 14वें के आदेश अनुसार एक नीति को फ्रांस में लागू किया, जिसको नाम दिया गया कोलबर्टवाद। कोलबर्टवाद, जैसे वाणिज्यवाद है ना, ऐसा ही कोलबर्टवाद। वो जो वाणिज्यवाद था वही कोलबर्टवाद फ्रांस में कहलाया। तो ये काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन क्या हुआ, अचानक से फ्रांस में इस कोलबर्टवाद का विरोध होना प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस समय फ्रांस में जो कृषि व्यवस्था थी वो ठप पड़ने लगी। वो कृषि व्यवस्था जब ठप पड़ने लगी तो वहां की जो किसान जनता थी उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमराने लगी थी, और अब वो चाहते थे कि हम भी व्यापार करें, लेकिन कोलबर्टवाद ने उन पर प्रतिबंध लगा रखा था, वो व्यापार नहीं कर सकते थे। तो उस प्रतिबंध के विरोध में फ्रांस की जनता खड़ी हो गई और भयानक रूप से कोलबर्टवाद का विरोध होना प्रारंभ हो गया। जनता के इस अत्यंत विरोध के कारण क्या हुआ, कोलबर्टवाद को धक्का लगा, मतलब वाणिज्यवाद को धक्का लगा। शुरुआत भले फ्रांस में हुई हो, लेकिन यह धारणा पूरे विश्व में फैल गई। जब जनता भी वाणिज्यवाद का विरोध करने लगी। क्यों? क्योंकि जनता को स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए, स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए, तभी कहीं जाकर के वो जनता अपना विकास कर सकती है, और यदि जनता विकास करेगी तो वो देश भी विकास करेगा। बात समझ आई ना? तो जनता ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाना चालू कर दिया। स्वतंत्र होगा तो ही तो स्वतंत्र व्यापार की नीति का मतलब यह हुआ कि कोई वस्तु मार्केट में है तो उसका दाम सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि उसकी डिमांड और सप्लाई तय करेगी। ठीक है ना? मांग और पूर्ति निर्धारित करेगी उसकी कीमत को। ठीक है? तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ना स्वाभाविक था, और धीरे धीरे वाणिज्यवाद का पतन होना प्रारंभ। क्लियर? अगला पॉइंट था आपका कृषि का पतन। कृषि का पतन क्यों हुआ? वाणिज्यवाद के कारण कृषि का पतन हो रहा था। वाणिज्यवाद के कारण कृषि का पतन होने लगा था, क्योंकि वाणिज्यवाद से पहले लगभग पूरी दुनिया ही कृषि पर ही निर्भर थी। लेकिन जैसे ही वाणिज्यवाद आया तो जो वाणिज्यवादी थे, जो व्यापारी वर्ग था, उन्होंने सबसे पहले तो प्राथमिकता दी उन्होंने व्यापार को। उन्होंने कहा कि भैया एक नंबर पर व्यापार है। उसके बाद अगर आपको व्यापार नहीं करना है तो उद्योग धंधे कीजिए, क्योंकि उस समय वर्चस्व किसका था? व्यापारियों का था, व्यापारी वर्ग का था। तो उन्होंने व्यापार को पहले स्थान पर रखा, दूसरे स्थान पर उद्योग को रखा, और कृषि के मामले में कृषि को तीसरा स्थान नहीं दिया, बल्कि कृषि के मामले में उन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लिया। अब मुझे बताइए, क्या व्यापार या उद्योग में क्या अनाज को पैदा किया जा सकता है? क्या कृषि को या कृषि का जो उत्पादन होता है फसल के खाद्यान्न के रूप में, क्या उस खाद्यान्न को हम व्यापार या उद्योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते। अंतिम रूप से होना क्या था? कृषक वर्ग में क्या हुआ? नकारात्मक भावना पैदा होने लगी, और इतनी नकारात्मक भावना पैदा होने लगी कि किसान लोग तक व्यापार और उद्योग में घुसने चालू हो गए। किसानी कृषि कार्य छोड़ दिया। अब इससे जो कुछ लोग बचे हुए थे कृषि में, उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए। तो कृषि व्यवस्था में तो क्या हुआ? कब तक खराब चलेगी स्थिति? सब लोगों को समझ आने लगा कि यार कृषि व्यवस्था चरमरा रही है, खत्म होती जा रही है, और ऐसा ही चलता रहा, कृषि समाप्त तो हो गई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने को कहां से मिलेगा? तो कुछ विद्वानों की नजर इस पर गई। कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ प्रयास होना प्रारंभ हुआ। अब सुधार प्रारंभ हुआ, तो सुधार प्रारंभ अगर होगा तो क्या होगा? वाणिज्यवाद खत्म होगा। समझिएगा, वाणिज्यवाद राइस हुआ, अप हुआ तो कृषि नीचे गई, और कृषि अगर वापस ऊपर आएगी तो वाणिज्यवाद डाउन होगा। क्लियर है? तो यही हुआ। प्रकृतिवादियों ने
कृषि की समस्या को देखते हुए कृषि की महत्ता को या कृषि के महत्व को वापस से बल देना प्रारंभ किया और उनके इस प्रयास ने वाणिज्यवाद की जड़ों को झकझोर दिया, जिससे पतन होना तय हो चुका था। चौथे कारण के रूप में हम देख सकते हैं सोने चांदी को इकट्ठा करना, अत्यधिक रूप से इकट्ठा करना। मतलब ये कि अब तो राजा लोग, पॉलिटिशियंस, व्यापारी वर्ग, जिनका ये मानना था कि सोने और चांदी को इकट्ठा करने से ही उस देश को सशक्त बनाया जा सकता है, शक्तिशाली बनाया जा सकता है, वो शायद ये बात भूल चुके थे। उनको शायद पता नहीं था कि रोटी की जगह सोने चांदी को खाया नहीं जा सकता। उन्होंने कृषि के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखा, जबकि यह सत्य था कि सोने चांदी को आप कितना भी इकट्ठा कर लें, अगर कृषि व्यवस्था खत्म हो गई तो आप सोना चांदी से अपना पेट नहीं भर पाओगे। और ये बात जब लोगों को समझ आई तो ये धारणा आम जनता में पूरी तरह समाप्त होने लगी। उनकी जो डिमांड थी, जो मांग थी आम जनता की, वो सोना चांदी नहीं थी, बल्कि आवश्यक महत्व की वस्तुएं थी, जिनमें अनाज आप इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा आवश्यक था। तो इस विचारधारा ने भी क्या किया, वाणिज्यवाद को पतन की ओर धकेल दिया। क्लियर हुआ? आखिरी और अंतिम पॉइंट है आपका वाणिज्यवाद के पतन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार की नीति की आवश्यकता। आम जनता, व्यापार, छोटे छोटे व्यापारी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। किस बात को लेकर के? व्यापार पर नियंत्रण को लेकर के। अब हर व्यक्ति चाहता था कि हमें स्वतंत्र रूप से व्यापार करना है, एक फ्री ट्रेड वाली पॉलिसी होना चाहिए। तो उसको लेकर के वाणिज्यवाद वास्तव में व्यापार एवं उद्योग की नीति का प्रारंभिक काल था। यह बात सही है। व्यापार और उद्योग जो प्रारंभ हुए ना, कब से हुए थे? वाणिज्यवाद के समय से ही हुए थे। तो जैसे जैसे नए नए अनुसंधान हुए, उत्पादन के क्षेत्र में नई नई तकनीकी आई, टेक्नोलॉजी आई, नई व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस होने लगी और धीरे धीरे व्यापार से नियंत्रण हटाए जाने लगे। वाणिज्यवाद ने व्यापार उद्योग को खड़ा कर दिया, लेकिन नियंत्रण बहुत सारे थे। लेकिन जब जब नए नए अनुसंधान होने लगे, नए नए रिसर्च होने लगी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तो क्या हुआ? इनसे धीरे धीरे नियंत्रण हटने लगा। अब प्रतिबंध जो था, प्रतिबंध या निगम की बात करें या नियमों की बात करें, तो वाणिज्यवाद के ये सबसे शक्तिशाली हथियार हुआ करते थे, सिद्धांत हुआ करते थे। इनको स्वतंत्र व्यापार की नीति ने अच्छा खासा धक्का दिया, धराशायी कर दिया। तो स्वतंत्र व्यापार की नीति की आवश्यकता ने भी वाणिज्यवाद को पतन की ओर धकेलने में अपनी महत्वपूर्ण। क्लियर है? तो इस तरह से आपके चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए वन बाय वन करके। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अब वीडियो के माध्यम से तो रिवीजन कर नहीं सकता, क्योंकि फिर से 15-20 मिनट लग जाएंगे रिवीजन करेंगे तो, है ना। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अभी की अभी डिस्क्रिप्शन में जाए और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पीडीएफ डाउनलोड करके और हैंड टू हैंड अभी आपको रिवीजन लगाना है, उसके बाद इस टॉपिक से बाहर निकलना है, यदि आप पूरी ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं। अगले सेशन में, कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे उपनिवेशवाद का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या प्रभाव परिणाम रहे, ये सारी बातें हम कल वाले सेशन में पूरे वैवाहिक रूप से समझने का इसका प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात और मैंने आप लोगों से कही थी कि मैं जाने से पहले आप लोग देखिए यार, कुछ बच्चे थोड़े से ऐसे मासूम बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता है कि हमें डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, नोट्स कैसे डाउनलोड करें, कुछ समझ नहीं आता सर, और थोड़ी हेल्प कर दें। ठीक है भैया, और हेल्प करेंगे। तो उसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर अपना नाम, क्लास का नाम, क्लास किस क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, जो भी हो, यूनिवर्सिटी या अपने स्टेट का नाम लिख करके मुझे सेंड कर दें। आपको सारे लेक्चरों की लिंक व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी, सभी नोट्स के लिंक भी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। आसानी से क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगी, लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर को आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि डेली अपडेट आपको मिलती रहे हमारे क्लासेस की, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाइए, वहां टाइप कीजिए लोधाजी क्लासेस, जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसी नाम को आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर, लोधाजी क्लासेस। हमारी क्लासेस खुल के सामने
ठीक है, ग्रुप सामने आ जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ज्वाइन करोगे आप तो आपको डेली क्लासेस आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जरूरत नहीं है आपको आने की, मैं इसमें बोल रहा हूँ। आप स्टूडेंट हो तो ये बीमारियां हैं, इनसे दूर रहना। फिलहाल आप स्टूडेंट हो, इनसे दूर रहना। बस पता नहीं कि पीपीटी में चिपका दिया इनको, इट्स ओके, थोड़ा पता भी रहना चाहिए, हम सभी जगह अवेलेबल है आप लोगों के लिए। लेकिन इन 3 की आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल, आप इस पर फोकस कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए बिल्कुल। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो लिखा गया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप नंबर ही है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। कॉल मत कीजिएगा गलती से, अन्यथा पहले ही कॉल में आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। और टीम ने अगर एक बार आपको ब्लॉक कर दिया तो आप ना हमको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर पाएंगे, ना टेक्स्ट मैसेज से, ना टेलीग्राम से, ना ही आप जो है किसी इनमें कहीं पर भी आप मुझे जो है कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। इवन हो सकता है कि आप यूट्यूब से भी बाहर हो जाए, इसलिए कृपया करके कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको सभी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में वो दोस्तों, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।